विषय है उपसर्ग। उपसर्ग हमने पिछले साल भी पढ़े थे, कुछ याद हो उपसर्गों के बारे में। जो शब्दों के आगे लगते हैं। अब आगे लगने के बाद बेटा कि ये शब्द करते क्या? नया शब्द बनाते। नया शब्द बनाते हैं। इसके अलावा सिर्फ नया शब्द ही बनता है? अर्थ में नवीनता भरते। अर्थ में नवीनता भरते हैं। आपने तीन जो है बातें हमें उपसर्ग के बारे में बता दी। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दों के आगे लगते हैं। दूसरी बात ये कि आगे लगते हैं तो नए शब्द बना देते हैं, फिर अर्थ में नया बना जाता है, नवीनता है। लेकिन उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ मालूम है आपको? इस शब्द का अर्थ मालूम है? करते हैं। दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द क्या है? दूसरा क्या है? उप शब्द का अर्थ होता है समीप। समीप यानी के पास में या निकट, पास में या निकट। फिर आया सर्ग। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि क्या हो गया? बनाना, किसी भी चीज को बनाना, उसका निर्माण करना। यानी उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के बहुत करीब आकर, समीप आकर बैठ जाते हैं और फिर एक नए शब्द की सृष्टि करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। वही बात हमने कही थी, शब्दों के आगे लगते हैं, फिर उसके बाद नया शब्द बनाते हैं। फिर वो जो नया शब्द बन रहा होता है, कई बार उसके अर्थ में भी नवीनता आगे देते। नेचुरली जो नया शब्द बनेगा स्वाभाविक है, तो उसका अर्थ भी नया हो जाएगा। तो ये हमारे उपसर्ग की शब्दों में ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। उपसर्ग का शब्द में जब हम बांटते हैं उप और सर्ग, उप का मतलब है समीप, सर्ग का मतलब है सृष्टि करना। अब उपसर्गों के बारे में जो एक बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो अक्सर हम गलती कर देते हैं, हम उपसर्ग को शब्द कहकर संबोधित करते हैं। बेटे वो शब्द नहीं होता, वो होता है शब्दांश। अब शब्दांश कैसे है, इसे उदाहरण के द्वारा समझना। पहले तो शब्दांश का मतलब क्या हुआ? शब्द और अंश दो शब्द हैं, यानी कि वो शब्द ना होकर क्या है? शब्द का अंश। अंश होता है हिस्सा या एक छोटा सा टुकड़ा, कि वो पूरा शब्द नहीं है बल्कि पूरे बने हुए शब्द का हिस्सा, इसलिए हम उसे शब्दांश कहेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, आपको बड़ा आसान सा एक जो उदाहरण है आपके जहन में होगा कि जब हम उपसर्ग ज्ञान शब्द के सामने लगाते हैं तो हमारे पास शब्द क्या आ जाता है? पूरा शब्द निर्मित हमारे पास क्या है? विज्ञान। अब इसमें उपसर्ग कितना है? सिर्फ। तो ये इतने बड़े शब्द का क्या है? अंश, हिस्सा। इसलिए हम कहेंगे कि उपसर्ग क्या है? शब्दांश। तो जब हम उपसर्गों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात क्या आती है कि उपसर्ग जो है वो शब्दांश होते। पहली बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि उपसर्ग शब्द नहीं होते, शब्दांश होते। अपने आप में इनको अर्थ कब मिलता है? जब ये शब्द के साथ जुड़ जाते। अकेले में इनका प्रयोग नहीं होता, इनको हमेशा शब्दों के साथ जोड़कर ही इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और जब ये इस्तेमाल होते हैं तो क्या है? शब्द के आगे लगते हैं। आगे लगने से क्या होता है? एक नया शब्द बन जाता है, फिर उसके या उसके अर्थ में नवीनता आती है। अब आप इस उदाहरण को देखिए।
ज्ञान शब्द था हमारे पास मूल शब्द, उसके आगे जुड़ा वी शब्द बन गया विज्ञान। पहले इसके आगे लगने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ, ठीक है, एक नया शब्द बन गया। अब इस शब्द के अर्थ को देखो, इसमें विशिष्टता आ गई। ज्ञान से विज्ञान बन जाना। विज्ञान, वी का मतलब होता है विशिष्ट विशेष ज्ञान, यानी कि आपको किसी भी क्षेत्र का जो ज्ञान है, अगर आप उसमें कोई विशिष्टता प्राप्त कर लेते हो तो वो कहलाता है विज्ञान। विज्ञान जो शब्द आप जोड़ते हैं ना, आप साइंस ले लेते हो, उसका मतलब साइंस नहीं होता, शाब्दिक अर्थ उसका होता है विशिष्ट ज्ञान। किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान कहलाता है विज्ञान। तो ज्ञान शब्द में वी जोड़ने से पहले एक नया शब्द बना, फिर उसके अर्थ में नवीनता। क्लियर हो गया इतना? तो अब हम अगर इसको संक्षेप में उपसर्ग के बारे में बात करना चाहें तो हम क्या क्या पॉइंट्स उसमें से लेंगे? पहला, शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश है। फिर शब्द के आगे लगते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं या अर्थ में नवीनता। तो ये हमारे उपसर्ग की विशिष्टता है। तो इस तरह से हम उपसर्ग को पहचानते हैं। अब आप लोगों को जब हम उपसर्ग करते हैं तो बात आती है कि हम उपसर्ग करते हैं। आप में से एक स्टूडेंट ने कहा था शब्द निर्माण, तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्गों का बहुत बड़ा हाथ। कुछ उपसर्गों से जुड़े हुए शब्द आपको याद आ रहे हैं, जो याद, जो भी याद, कोई भी आपको से नील कर, आप समास में पहुंच गए हो। हाँ जी, और आप से अगर हमने शब्द बनाने हो, मान जोड़ा तो आपका शब्द बन गया अपमान। ओके, और अब छोटी छोटी, ये तो आपको आते हैं। अब गुण, शाबाश। पहले हम लिखेंगे अवगुण, फिर आया अवसर, और अब मैं लिखती जा रही हूँ, कुछ ना कुछ तो बनाना। पुत्र, गुण, और बेमिसाल, बेईमान। ओके, अच्छा, अब इसके साथ मैं बोल रही हूँ सत्संग, वो सत्य हो गया, संसार, संसार। तो सत्य थोड़ी है ना, सब है, ये तो केवल सौ है सभी। सरदार, सरदार, रदार का क्या मतलब है? हम इसी कुत्ते पर अभी आ रहे हैं। हाँ, सफर, सफर, फल, हमारा शब्द बन गया सफर। अब मैं लिख रही हूँ डिप्टी कमिश्नर। बन गया हमारा शब्द डिप्टी, हाइफन लगा के कमिश्नर। अच्छा, अब इन सब पे अगर तुम ध्यान डालोगे, शब्दों पे ध्यान डालोगे तो फर्क अब निकालना शुरू करना। बेहिसाब कहाँ से आया है शब्द? हिंदी का है, कहाँ से आया? संस्कृत। किस भाषा का है? उर्दू भाषा का है, अरबी फारसी से आया है। ओके, अब यहाँ पर आपका शब्द है अब सुपुत्र।
संस्कृत से आया। पुत्र शब्द संस्कृत का है। अगर हिंदी का होता तो क्या होता? स जमा पूत और बन जाता हमारा शब्द। अब इन अलग अलग शब्दों से आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि हिंदी भाषा के अंदर उपसर्ग अलग अलग जगह से भी आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत की, क्योंकि संस्कृत जो है वो भारतवर्ष की सभी भाषाओं की माता कही जाती है, माँ है। उसमें से सारी हिंदुस्तान की भाषाओं का जन्म है। इस कारण हमारे उपसर्ग जितने आते हैं उसमें से कुछ उपसर्ग हमारे संस्कृत से हैं, कुछ हिंदी से हैं। फिर हमारे देश के ऊपर मुस्लिम सल्तनत रही है, इस वजह से हमारे यहाँ अरबी फारसी भी पढ़ी जाती रही है। अरबी फारसी होने की वजह से हमारे पास उपसर्ग वहां से भी आ गए। फिर हम पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव रहा है तो अंग्रेजी के भी उपसर्ग आ गए। तो हमारी हिंदी भाषा में हम कितनी तरह के उपसर्गों का अध्ययन करते हैं? संस्कृत के, हिंदी के, अरबी फारसी के और अंग्रेजी के। तो 4 तरह के उपसर्ग हम संस्कृत के, हिंदी के, अरबी फारसी के और अंग्रेजी, क्योंकि इन 4 भाषाओं से ही इन 3 अलग भाषाओं के शब्द भी जो है वो हिंदी भाषा के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे उपसर्ग 4 तरह के। अब इनमें सबसे बड़ी खूबी क्या है उपसर्ग को जो जाननी आपको चाहिए, उसमें क्या है कि अगर संस्कृत का शब्द है उपसर्ग है तो पीछे शब्द संस्कृत का हो। संस्कृत का शब्द है तो आगे उपसर्ग भी संस्कृत का ही है। आपके सामने मैंने दोनों ही शब्द उदाहरण के रूप में। फिर उर्दू का शब्द है तो आपका उपसर्ग भी उर्दू का होगा। अगर उपसर्ग उर्दू का है तो शब्द भी उर्दू का। अब ख्याल करो, खुश शब्द जब हम उठाते हैं आप उसके पीछे शब्द जोड़ते चले जाते हो। बोलिए कौन कौन से? खुश किस्मत। किस्मत तो हिंदी का नहीं है। हिंदी में क्या होता है? एक मिनट। किस्मत नसीब, इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? भाग्य। तो क्या आप खुश भाग्य कहते हैं? हम क्या कहते हैं? खुश नसीब। राइट। इसी तरह हमारे पास आगे है खुशबू। खुशबू शब्द उर्दू का है। खुशबू, खुश जो खुशी दे सके। तो अब हम क्या करें? उसे लिखेंगे हसीबू। हम क्या लिखते हैं? खुशबू। इसी तरह आएगा बदबू। बड़ी जो बू, जो सुगंध जो भी आ रही है, गंध आ रही है, वो बुरी है। तो आप उसे बदबू कहते हो कि बुरी बू कहते हो? बदबू। लेकिन अगर सुगंध आ जाए तो आप क्या कह देते हो? यानी कि उर्दू के सामने आप उर्दू का ही उपसर्ग इस्तेमाल कर रहे हो, हिंदी के सामने आप हिंदी का कर रहे हो और संस्कृत के सामने आप संस्कृत। ये उपसर्गों को पढ़ते समय सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है और हमें इन उपसर्गों में कार्य करते समय इस बात पर ध्यान रखना होगा। अब आपके सामने कुछ मैं शब्द दे रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि आपको उपसर्ग याद नहीं है, आपको आते नहीं है। ये बात बिल्कुल ही गलत है। इस विचार को अपने जहन से निकाल दो। उसकी गिनती कम हो सकती है मगर आते नहीं है ये कभी नहीं। आपके सामने मैं एक शब्द लिखूंगी, आप उसी की कई बना के रखो। हाँ, शब्द है देश। एक मिनट, मैं उपसर्ग लगा रही हूँ, प्रत्यय नहीं लगा रही हूँ। आप समास बोल रहे हो। आपको मैंने क्या कहा है बेटा कि हम समास नहीं कर रहे। आप समास और उपसर्ग को मिक्स करते चले जा रहे हैं। देशभक्त, फिर आप समास का समास विग्रह करोगे देश का भक्त। मैं यहाँ उपसर्ग की बात कर रही हूँ, इसके आगे उपसर्ग लगाइए। क्या बन गया? हाँ, अब एक स्टूडेंट जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, विदेश। ओके, राज्य बनाओ इसके साथ।
यमराज्य। हाँ, यमराज्य। यमराज्य नहीं होता, यमराज होता है। हाँ जी, बोलिए ना, वो पराजय होता है। सोचिए, स्वराज्य। गुड, इसके लिए तो क्लैप कर दो। हमें बेटा आदत क्या पड़ी हुई है कि हम उपसर्ग लिख लेते हैं, फिर उससे शब्द बनाने शुरू करते हैं, और इसी वजह से हमें व्याकरण मुश्किल लगने लगता है। लेकिन आप अपनी किताब को उठाकर देख लीजिए, उसमें जब भी आप कोई पाठ पढ़ रहे होते हो, उसमें ही ऐसे कई शब्द आ रहे होते हैं जिनमें उपसर्ग का प्रयोग किया होगा। अभी आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन जरा सा मैंने यहाँ पर आपको एक उपसर्ग दिया और आप लोगों ने धड़ाधड़ उससे शब्द बनाने शुरू कर दिए। 3 उपसर्ग लिखते हैं। सिर्फ प्रक्रिया, क्रिया शब्द के सामने जोड़ा आपने बना दिया प्रकृति। बेटा कृति नहीं होता, कृति होता है, प्रकृति। और प्रत्यय। हाँ जी, प्रत्यय। अच्छा, और प्रकाश। प्रदेश कोई शब्द होता है। हाँ जी, देश के सामने दूसरा, राज्य को हम प्रदेश ही तो कहते हैं। हाँ पर जी, लोगों को प्रति होगा, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हाँ जी, और योग के सामने लगा दे तो ओके। बी, एक तो मैंने बना दिया था, विज्ञान। हाँ, विदेश, वर्ड, विज्ञान हो गया था वो, तो कुछ और बोलिए। विधान। विधान, गुड। और विषय। विषय, विशाल, और विग्रह, और विषय। हाँ जी, क्या आगे और बोलिए। विचार, क्या, मुझे सुन नहीं रहा। विनोद, विनोद, और विरोध, विनोद, और वाक्य बोलिए। निर्धन के आगे जोड़े तो निस्वार्थ। निर्धन हो गया। निरंकार हो सकता है। निर्माण, और हाँ जी, निस्वार्थ। गुड। आगे निरंकुश। निरंकुश, निरंकुश काम बन गया। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स के शब्द जो है मैंने छोड़े, उन्हें समझ नहीं आया कि छोड़ा क्यों गया। उसकी रीजन क्या है बेटा, जब आप उपसर्ग लगा रहे हो, उपसर्ग को जो बना हुआ शब्द है उससे अलग करोगे तो जो पीछे मूल शब्द रह जाएगा उसका अर्थ आना चाहिए। अब मैंने कहा निर, अलग कर दिया धन, धन का अर्थ होता है, ठीक है। फिर यहाँ मैंने लिया निर्दोष, निर जमा दोष, दोष का अर्थ होता है। यहाँ पे मैंने लिया विदेश, अर्थ है प्रक्रिया। यानी कि जिस समय आप उपसर्ग को किसी भी चीज से अलग करोगे तो ऐसी स्थिति में जो मूल शब्द होगा उसका स्पष्ट अर्थ आएगा। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो या तो आप उपसर्ग को सही अलग नहीं कर पा रहे या आपको उस शब्द में बना हुआ जो मूल शब्द है उसकी सही जानकारी है। और यही गलती हमसे होती है। एक तो खास तौर पे एक
उपसर्ग करते समय जो आप लोगों ने गलती लास्ट ईयर में की थी। हाँ, परिवर्तन, परिवर्तन बिल्कुल सही है। परिवार सही है। परिमाण सही है। परिणाम सही है। प्रयुक्त होता है। जब आपकी गलतियां सामने आ परिलोक। हो गई तो प्रयुक्त था, परियुक्त नहीं था। मैं परिलोक। परिलोक, ये गलती सबसे बड़ी। बेटा परिलोक आप ये शब्द बना रहे हैं, ठीक है? और परिलोक के स्पेलिंग तो ये होते हैं। हमने मात्रा की और इस वजह से जब कभी भी परी से जुड़े हुए कहा जाता है कि परी उपसर्ग से आप लोग जो है शब्द बनाइए, आपका अक्सर शब्द आ जाता है परिलोक। लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा उपसर्ग में आपने यहाँ पर बड़ी कर दी। लेकिन आपके पास जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक शब्द होता है होता है या नहीं होता? अब गलती तो नहीं होगी, परियोजना शब्द लिखते समय वहां पर आपका कई बार क्या हो जाता है, प्रयोजना हो जाता है, और कई बार हम भूल जाते हैं कि उसके सामने उपसर्ग लगा है योजना, तब वो बना वही। ये गलती हमसे हो गई। हाँ जी, अब आप लोग कुछ और शब्द बनाइए। उपसर्ग में लिख रही हूँ। अब किया था हमने कि नहीं किया था? किया था। अब किया था। अब किया था। प्र किया था। प्र से किया था। निर किया। किया। अच्छा, और इसके अलावा सु एक ही शब्द किया। वो सब था, सुपुत्र नहीं था। हाँ, सुअवसर और सुविचार। गुड। ओके, अब आपके सामने उर्दू के मैं कुछ लिख रही हूँ। बेगुना। मैम बेगम। बेइज्जत, बेईमान और बेरोजगार। जिसके पास काम ना हो, रोजगार ना हो, उसे हम क्या कह देते हैं? बेरोजगार। आगे और कुछ आपका? बेनकाब, जिसके नकाब को आपने हटा दिया वो इसका ऐसे बेशुमार, बेअक्ल, बेईमान, सारे बुरे बुरे शब्द हैं। खुश होने, खुशकिस्मत, खुशनसीब, खुशहाल, खुशनसीब, खुशबू। मैं खुशनसीब, खुशनसीब, खुशहाल और खुशमंगल नहीं। अब ये पकड़े गए तो यहाँ पे गलती तुम्हारी पकड़ेगी। खुश और मंगल। खुश अरबी फारसी से आ गया, मंगल वो कहाँ से आया? संस्कृत से आया। ठीक है, तो हमने इन दो शब्दों को मिला के एक तीसरा शब्द बना दिया। बेटा जब हम वाक्यों शब्दों की रचना करते हैं ना, तो ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। ये आपने जो शब्द बोला ये नहीं है, उसमें क्या होता है, दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना आंसू गैस। आंसू तो अंग्रेजी शब्द नहीं है, पीछे गैस है। इसी तरह हम बोलते हैं रेल गाड़ी,
एक तरफ रेल शब्द है, दूसरी तरफ गाड़ी शब्द है, दोनों को हमने मिक्स करके एक शब्द बना दिया, दोनों को जोड़ा और एक नया शब्द बना दिया। ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है, जिसमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जोड़कर कोई तीसरा शब्द बना। और ये हम लोग भाषा के प्रयोग में करते चले आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? शब्द निर्माण की प्रक्रिया जानी, कुछ व्याकरण की दृष्टि से चल रही है और कुछ हम लोग जो सहज स्वाभाविक भाषा बोलते चले जा रहे हैं, इसमें भी हम नए नए शब्दों का निर्माण करते चले जा रहे हैं। तो ये कोशिशें जो है भाषा की, जितनी भाषा का अधिक प्रयोग होता चला जाएगा, जितनी उसमें सहजता आती चली जाएगी, जितने शब्द उसमें शामिल होते चले जाएंगे, उतनी ही जो उस भाषा की है आयु बढ़ती चलेगी। आपने देखा होगा कि खड़ा हुआ पानी कितनी देर तक टिक सकता है, धीरे धीरे वो सूख जाता है। इसीलिए भाषा को हम बहता नीर कहते हैं, कि जैसे पानी बहता रहता है ऐसी भाषा बहती रहती है। और इस बहती हुई भाषा में शब्द जो है वो समय के साथ साथ शामिल होते रहते हैं, शब्द मिलते रहते हैं, शब्द बनते रहते हैं। और ये जितना इसका प्रयोग करते चले जाओगे, उतनी ही भाषा सहज होगी। तो शब्द निर्माण करते समय अब से जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप उस चैप्टर में खुद ही जान जाओगे कि ये दो शब्द मिलकर कोई तीसरा शब्द बना है और इसमें छुपा हुआ उपसर्ग कौन सा है, उस उपसर्ग को पहचानना। ओके, तो आपके आज व्याकरण की किताबें हैं आपके पास,